Okay, so could you read at least something in this break? किसी ने कुछ citizenship पढ़ा as I told you to do? Speak up, guys. Citizenship किसी ने पढ़ा है अभी और earlier? Yes, little bit, ma'am. Okay. People are still joining in, so let me wait like 2 minutes or so. Actually, I wanted to leave you free today, I mean tonight, Sunday evening, because most of you are working. So I thought you would want to spend some time with your family and friends in the evening, Sunday evening. But then I realized कि आज तो ऐसे का discussion भी है 8 o'clock. How do you want to go about that? I haven't written it yet, ma'am. सौरव you haven't written it. और किसी ने लिखा है जो चाह रहा है कि डिस्कशन आज ही हो, या कोई और ऐसा है जो लिखना चाह रहा है लेकिन लिख नहीं पाया है इसलिए चाहता है कि आज डिस्कशन ना हो. व्हाट इज इट? बिकॉज आई हैड ऑलरेडी कमिटेड कि आज डिस्कशन हो सकता है since the topic has been given to you this morning, right? Yeah, it was today. कोई ऐसा है जो चाह रहा है कि और टाइम चाहिए लिखने के लिए एंड देयरफॉर डिस्कशन नहीं होल्ड करना चाहिए? मनीषा हैज रिटन इट. आई कैन सी हर कॉपी. सायन यू आर देयर ना सायन? Yes, ma'am. I'm हाँ, here. you tried to write. Yes, You ma'am. did try. I have tried to write, but I have little bit of doubt regarding. I thought it was a concept like leadership तो ठीक है ना, देन and आई डिड टेल यू इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर आपने नहीं लिखा, उसके बाद आपको उसके बाद बावजूद भी नहीं समझ आया क्या चाह रहे हैं ऐसे? नहीं मैम, ऐसा नहीं। मेरे को थोड़ा टाइम का इशू था। वो मैं रेंट पे रहता हूँ ना, अगरतला पे। तो मैंने घर पे आया हूँ आज उदयपुर अच्छा में, तो अच्छा. ओके. थोड़ा बिजी था उस वजह से। ओके. ठीक है. तो आप लोग में से कितने लोग चाह रहे हैं कि आज का ऐसे डिस्कशन पोस्टपोन कर दिया जाए? Yes, ma'am. I am the one. सायन यू वांटेड टू बी पोस्टपोन. और Yes, कोई ma'am. है? Yes, ma'am. और कोई चाह रहा है? और Ma'am, अच्छा. if possible to हम्म. do मैडम मैडम कल भी हमारे यहाँ कल भी गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो अगर कल हो सकता है तो अच्छा होता. कल कौन? 3 PM और 4 PM वन तो अगर ना बहन, कौन सा डे है कल? कल आई थिंक मंडे. नहीं नहीं, डिड यू से समथिंग कल लाइक फेस्टिवल डे है कल, कुछ है कल आपके? हाँ, हाँ, कल गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो आई थिंक व्हाट प्रोफेशनल व्हाट फेस्टिवल व्हाट डे? समथिंग. आई डोंट गेट इट. आई फेल टू प्रोफेट अंडरस्टैंड. मोहम्मद बर्थडे. ओह, प्रॉफिट आई मोहम्मद थिंक. डे. यस. यस ओह. मैडम. ओके. ओके. तो आप चाहते हैं कि कल आपको छुट्टी है इसलिए कल ले सकते हैं. ओके. कोई यस ऐसा मैडम. है जो चाह रहा है कि आज ही होना चाहिए? They have been very serious about the timetables and timings and they could stick to the deadlines and therefore they want कि आज ही होना चाहिए. ऐसा कोई है? No one? No one at all? Actually, ma'am, actually, I'm not that good at writing, so I need time to think and process. So that's why I said I haven't written it yet. देखो सौरभ, ऑफ कोर्स हम लोग
जब पैदा होते हैं तो नहीं सीख के आते हैं टू राइट वेल. You become good at it only when you try writing and you practice it enough. है ना? तो I totally understand your reservation about writing, क्योंकि ये हर किसी को, जो भी व्यक्ति सीरियस है, उसको ये होता है कि मैं लिखना चाहता तो हूँ पर हो नहीं पाता, आ नहीं रहा है. हाँ, बट ये जाएगा तभी जब आप लिखोगे. अदरवाइज यू विल कीप योर सेल्फ रिजर्व फॉर योर लाइफ, और आप कभी लिखना नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे, आप कभी अच्छा नहीं लिख पाओगे. Okay, so for now I have not bounded you in a deadline in a timing. आपको फ्री एकदम रखा गया है कि आप जितना चाहे टाइम ले लीजिए, बट आप लिखिए. एंड I, you know that I have this paid programs as well, but I am not going to sell it to you. अभी जब तक हमारे पास थोड़ा भी समय है and I can afford to give my timing to you, हम चाह रहे हैं, अगर हम आपको फ्री में चेक करके दे रहे तो why are you not taking an advantage of it? कल को जब ऐसा हो जाएगा कि हम बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे, हमारे पास और भी काम धंधे होंगे, और फिर हम आपकी कॉपीज नहीं चेक कर पाएंगे, और फिर हम अगर आपकी कॉपीज चेक करना चाहते हैं तो आई कीप चार्जिंग यू, तब आप लिखोगे, तब आप पैसा फेंकोगे, क्या मतलब है ना उस बात का? अभी आई एम हैविंग इनफ ऑफ टाइम, आप लिख सकते हैं. आई जस्ट हैव द यूनिवर्सिटी टू गो टू, बीच बीच में कभी 2 दिन में, एंड अ लिटिल ऑफ स्टडीज. थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट है पढ़ाई वगैरह, बट ठीक है, मतलब आई कैन मैनेज इट अलोंग विद यू गाइज. तो इफ आई एम गिविंग यू ऑल फॉर फ्री, तो क्यों आप नहीं कर रहे हैं? Because Saurav, you yourself have been looking ki from your group itself, I am having enough of demand for answer writing paid programs as well, है ना? फिर क्यों हाँ, आपको वैसे फालतू पैसा देना है भाई? अगर हम आपको फ्री में दे रहे हैं चेक करके, अगर हम आपके ऊपर इतना समय लगा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत समय आप अपने लिए भी निकाल लो यार, लिख लो. लास्ट जितना दिया था उतना मैंने लिखा था, मैं आज का नहीं लिख पाया. ठीक है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि आधे दिन से तो लाइक आप हमारे साथ ही हो अभी, आपको नहीं इतना टाइम मिला होगा, बट देन आई, यू नो, आपको कितना बजे, लाइक अराउंड 8 o'clock शायद आपको आ गया था ऐसे, 7 o'clock यार, 7 को आपको ऐसे आ गया था, एंड यू मेट मी एट अराउंड 3. आधा दिन से ज्यादा आपके पास था, यू कुड हैव रिटन इट. Sorry, ma'am. I'll try to write it now after this class. You don't have to be sorry to me. You would always remain sorry for your own self. सौरभ, आप अपना खराबा कर रहे हो अगर आप नहीं मेहनत कर रहे हो तो. Because see, I tell you, अगर आप, you तो probably, I don't know about you, but many of you have been striving only for state PCS के posts and positions. But I'm telling you, with the right kind of guidance, अगर आप 1 साल शिद्दत से दे देते हैं ना, केवल 1 साल, there is no one, there is nothing that can refrain you and restrain you from getting an IAS or IPS position. All India service people, all India service. Even if you are working, I'm telling you, with the right kind of guidance, I can assure you this because I have done it in the past. You might know people like Pooja Agarwal. पिछले 4 साल से आप देख लो, अर्जुन शर्मा, गौरव मीना, they have all been trained by me. तो I know उनको कुछ नहीं आता था. You just need practice. Those people are there in the service right now. आप भी उनमें से एक हो सकते हैं. प्रोवाइडेड आप केवल हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, अपने आप से, अपने लिए, अपने करियर के लिए मेहनत करें. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, हमसे जितना हो सकता है. Ma'am, my issue is in terms of reading or completing syllabus. I don't have any issues, or I do not lack in confidence. But when it comes to writing, I don't know what have
what happens, like I just I don't my mentally I cannot process that part while thinking and writing, and so many negative thoughts You are don't know rising. what happened with you, but I perfectly know what happened with you. You know, because I have been in your place, because I have seen people in your place, and I have strived to take people out of that place. And I am telling you, बहुत बड़ी बात नहीं है. If you write only one GS answer per day for only a single week, आई एम गिविंग यू अ गारंटी. आप आ जाना यहाँ पे हमसे लड़ने के लिए कि एसपी मैम आपने बोला था, एक हफ्ता हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ लिख लिख के, हर दिन एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेकिन आई एम नॉट इम्प्रूविंग, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है. आप आ जाना भाई, बेशक लड़ लेना, बट आई एम टेलिंग यू वो नौबत आएगी ही नहीं. ओनली वन वीक, यू विल सी फॉर योर सेल्फ. आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको खुद से लगेगा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, मेरे को और लिखना है. देन यू वुड कम टू मी ये बोलते हुए कि मेरे को क्वेश्चन दो, मेरे क्वेश्चन चेक करके दो, आई एम विलिंग टू राइट. तब एक्चुअली आप लड़ने के लिए नहीं आओगे. इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. सौरभ, आप जो चीज नहीं कर पाते हैं ऐसा आपको लगता है ना, वो केवल आपको लगता है. एक्चुअली वो आप कर नहीं पाते हैं ऐसा नहीं होता. क्योंकि यार हमको बताओ, हम आंसर लिख पाते हैं ना? हम छोड़ो, आपकी ग्रुप में आपके साथ ही देयर इज दिस, कौन कौन है आज जिसने ऐसे सबमिट किया है? सायन कुडंट राइट, मनीषा दास, ZZ, सुताप, these are the people who have submitted their essays today. ठीक है, ये भी तो आप ही की तरह इंसान है ना. एंड यू नो अबाउट मनीषा, शी इज अ फ्रेशर. उसने तो आपकी तरह पढ़ाई नहीं कर रखी है. एंड आई एम नॉट, see, I don't want to sound intimidating or anything, okay? I'm not scolding you, सौरभ. हम ये सभी को ये बात हम बता रहे हैं. जो लोग लिख रहे हैं, many of them are beginners, freshers. क्या उनको आपकी तरह issues नहीं face करने पड़ रहे होंगे? But still they are willing to come out of their comfort zone and do something for their own self. You can also do that. I thought without taking any external help, I'll just think and try to write a hook properly, and like I'll have so many points to write. Those kind of thoughts actually just like it is वो प्रॉब्लम कर रहा था, और कुछ ऐसा नहीं है. मैं आज ही लिख लूंगा, लिख के मैं दे दूंगा. आप आज नहीं, वैसे ही हम नॉर्मल आपको बता रहे, लाइक हमेशा whenever I try to post a question, आप ही नहीं, केवल सौरभ नहीं, everybody I'm telling you, आप लोग लिखिए. See, this is the evaluation part that I am doing voluntarily is for free right now. जब हमारे पास ज्यादा काम होगा, हम आपको इवेलुएट करके नहीं दे पाएंगे, एंड देन यू वुड आस्क मी फॉर अ पेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम. कोई मतलब नहीं है यार. अभी जब हम आपको दे रहे हैं फ्री में, फायदा उठा लो. ऑफ कोर्स आई मीन, आपको अगर तब भी लगे कि यू आर इम्प्रूविंग और आप चाहते हैं पेड प्रोग्राम के लिए जाना, तो ऑफ कोर्स यू आर वेलकम. आई सी टू इट कि अगर हम कोई डिस्काउंट्स वगैरह भी आपके लिए करवा पाए, as much as I can give to you. हमारी तरफ से हम सब कुछ देना चाह रहे हैं, एवरीथिंग. बट आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना. See, I tell you, my rates are as per the standards that are governed in this New Delhi का Old Rajendra Nagar region. This is the hub for UPSC, right? इसलिए आपको ये स्टैंडर्ड रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा लग सकते हैं. आई टोटली अंडरस्टैंड. आप में से किसी ने अभी तक हमको ये चीज नहीं बोली, बट आई नो ये हो सकता है, बिकॉज आप ORN के बाहर, ओल्ड राजेंद्र नगर के बाहर चले जाओ तो लोगों को लगता है. एंड therefore I'm telling you, I can think upon having discounts for you as well.
बट भाई जब तक अभी हम फ्री में कर रहे हैं तो क्यों फायदा नहीं उठा ले रहे हो हमारा? गाइस कीप राइटिंग। आपका अगर प्रीलिम्स निकल जाता है ना, बहुत दर्द होता है इस बात का कि पहले अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया होता तो ये 3 महीने में चुटकियों में निकाल सकते थे मेंस। बहुत दर्द होता है, इसलिए दिस इज द टाइम आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। बहुत मेहनत करिए गाइस, बिकॉज जो मिलता है ना मेहनत के बाद, यू वुड नेवर नो क्या है। हैव यू पर्सनली नोन अभिजीत? ये आपका इसका एडमिन जो है अभिजीत मजूमदार, टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन। यस मैम। डू यू पर्सनली नो दिस पर्सन? हैव यू एवर मेट हिम? Yes, ma'am. I have met him. He's just besides in my hometown. हाँ, उदयपुर में ही उनका पोस्टिंग था पहला वाला, अभी भी शायद वहीं पे। सो कुड यू सी कि वो आदमी कितना हम्बल है? हाँ लगता मैम, ये नहीं है मेरे को पता उनके है। देखने से कि वो इतना मेहनती होगा। वो पागलों की तरह पढ़ाई करता था हमारे साथ, यू नो। आई हैव हाँ बीन मैम। विथ हिम हियर इन ओल्ड राजेंद्र नगर। हम दोनों साथ ही में वी टुक सोशियोलॉजी क्लासेस टुगेदर। जस्ट आस्क हिम आल्सो इफ आई एम लाइंग कि आंसर राइटिंग का कितना महत्व है पूरी एग्जाम में। मेहनत करना पड़ेगा गाइस। अगर ये सिर्फ हम है जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आई कैन नॉट इंश्योर योर सिलेक्शन, बट इट इज ऑल्सो you that you are putting in efforts from your side as well along with me, then I can guarantee कि आपका सिलेक्शन स्टेट पीसीएस छोड़ो, बहुत छोटी चीज है। आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस के लिए आई कैन गारंटी यू दैट, because I have done these things in the past. I have myself cracked examinations, been into the service, और फिर उसको छोड़ के आई केम हियर फॉर यूपीएससी। फिर यहीं के एंड ऑल्सो इन द फर्स्ट एवर मीटिंग आई टोल्ड यू कि हमने कुछ और नहीं किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट? लोग मरते हैं हार्वर्ड में एडमिशन हो जाए इस चीज के लिए, कितना भी पैसा देने को तैयार होते हैं, बट स्टिल दे डोंट गेट इनटू इट, क्योंकि वहां पे पैसा नहीं चलता। You need to be talented enough, और टैलेंट तभी आता है when you are hard working. अगर एक एग्जाम नहीं क्लियर होता है, अगर आप आईएएस आईपीएस नहीं भी बनते हैं, despite me guaranteeing you that, फिर भी लाइफ में आई एम टेलिंग यू कि आप बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। The standard of living that you might not have ever thought of for yourself, बट उसके लिए मेहनत चाहिए गाइस, बिना मेहनत नहीं होता। एंड आई माई सेल्फ एम एन एग्जाम्पल टू इट कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमको हार्वर्ड जाना है। एंड ऑल्सो व्हेन आई गॉट इनटू इट, हमको लगा टुच्ची सी बात है, क्या ही है, बिकॉज आई तो नेवर पेड इनफ ऑफ अटेंशन क्लियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ना, हम तो यूपीएससी पे ही पूरा फोकस लगा के बैठे थे। बट व्हेन आई वेंट बैक होम, जब उनको पता चला कि लोग किस तरह से पागल इस चीज के लिए, हाउ दे आर फेलिसिटेटिंग मी लाइक समथिंग, पता नहीं भाई हम भगवान भगवान बन गए, क्या चीज है, इतना लोग खुश हो रहे हैं हमारे सिलेक्शन को लेकर के। एंड ऑल ऑफ दैट हैज कम ओनली थ्रू नॉलेज, एंड द नॉलेज हैज कम ओनली बाय पुटिंग इन एफर्ट्स। मेहनत से मेहनत करनी पड़ेगी यार, हमारे अकेले की मेहनत करने से आई कैन नॉट इंश्योर योर सिलेक्शन, ठीक है। एंड मेहनत का बहुत मेजर एस्पेक्ट है आपका आंसर राइटिंग। आप एक बार एमसीक्यूज अभी फिलहाल के लिए नहीं करते हैं, चलेगा, यू कैन डू इट लेटर लाइक दिसंबर से, बट अभी इज द टाइम टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। उसको कीजिए, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रवचन नहीं, लेट अस नाउ स्टार्ट, ओके। और इसको डांट नहीं समझो प्लीज, like a friend I'm just trying to push you. I may sound intimidating हमारे टोन वैसा होने की वजह से, but I am sweetly telling you
कीप मेहनत करो, कीप राइटिंग. Okay? Okay, ma'am. Okay, let us now begin citizenship. There are two kinds of people in India. एक होता है citizen, दूसरा होता है alien. Citizens are those who enjoy all civil and political rights. Okay? But ये सारे rights are denied to the aliens and they can hold a public office. Now, which are those fundamental rights which are provided by the constitution to aliens? Oh, sorry, to the citizens. Sorry. These are provided only to the citizens and not to aliens. Okay? These are 15, 16, 19, 20 and 30. These are the fundamental rights that are enjoyed only by citizens and not by aliens. ठीक है? तो if we talk about, Sorry, ma'am. हाँ, Ma'am, is it 20 or 29 article? oh sorry, yes, 29. 15, 16, 19, 29 and 30. Okay? So, citizens are those who possess certain civil and political rights, who have a right to vote and to contest an election, and they can hold public offices, which the aliens cannot. All of these rights are denied to aliens. Citizens have all of these rights. Presidential position के बारे में हमने बताया आपको, public office they can hold. Also the presidential position, Indians का क्या है, Indian citizen अगर है by birth या Indian citizen अगर है naturalized one, तो दोनों ही सूरतों में the person can hold presidential position. But US में ऐसा नहीं है. US में केवल citizen by birth अगर होता है तभी वो प्रेसिडेंशियल पोजीशन होल्ड कर सकता है. बट इंडियन सिटीजन अगर बर्थ से भी हो या नेचुरलाइज्ड भी हो तो भी वो प्रेसिडेंशियल पोजीशन होल्ड करने के काबिल है. ओके, नाउ अबाउट द फंडामेंटल राइट्स व्हिच ओनली द सिटीजंस एंजॉय एंड द एलियंस डोंट. What is 15? Citizens of India amongst themselves cannot discriminate on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Also, the state cannot discriminate among the citizens on these bases. That is on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. ठीक है? Then Article 16 talks about the right to equality of opportunity in the matter of public employment. हमने बताया आपको public offices including the presidential ones can be held by Indian citizens, right? Equality of opportunity in the matter of public employment. Then Article 19. The 5 major freedoms of speech and expression, assembly, association, movement and profession
Also, a later admission into this is resident. ये सारे फ्रीडम्स आर्टिकल 19 के अंडर में जो है आर प्रोवाइडेड ओनली टू द citizens of India and not to the aliens, right? Then is article 29 and 30. Both of these relates to the cultural rights and the educational rights of citizens of India and not available to the aliens. ठीक है? Got it? Got it, guys? यहाँ से किसी को Yes, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है? मैम आर्टिकल 15 में क्या था? Right against discrimination, non-discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. आप आपस में एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं कर सकते ऑन दीज गिवन बेसिस, या स्टेट आपके प्रति डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन दीज गिवन बेसिस, दीज बेसिस. ठीक है? You have got a right against discrimination under Article 15. Got it? यस मैम. Okay. Then constitutional provisions relating to citizenship. Article 5 उस समय के लोगों की बात करता है जिनको सिटीजनशिप मिलेगी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था. What was the date? 26 जनवरी 1950. इस दिन पे जो लोग थे, कहीं भी होंगे, आगे बात करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, जो लोग इस दिन पे थे उनकी सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 5. आर्टिकल 6 उनके बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे. यहां पे हमने क्या बोला? जो लोग थे. अभी उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से इंडिया आए होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान गए होंगे इंडिया से, है ना? यही दो प्रकार के लोग थे ना एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और सॉरी, दो नहीं, तीन जो यहां पे रह रहे थे ऑलरेडी, है ना? वो भी लोग थे. बट मेजरली ये जो दोनों लोग थे जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, आर्टिकल 6 उनके सिटीजनशिप के बारे में बात करता है एंड आर्टिकल 7 उनके सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे. पाकिस्तान चले गए थे मतलब पहले कभी तो गए थे. इनकी सिटीजनशिप के बारे में अगर यहाँ पे आर्टिकल 7 में बात हो रही है, इसका मतलब इनको आज इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, इसीलिए बात हो रही है ना. तो मतलब जब ये लोग चले गए थे बट जाने के बाद ये वापस भी आए होंगे, तभी तो ये लोग इंडिया का सिटीजनशिप सीख कर रहे होंगे, राइट?
तो आर्टिकल 7 talks about those who migrated to Pakistan and then came back to India. समझा? आर्टिकल 7 समझा? आर्टिकल 7 समझा? हाँ मैम। आर्टिकल 8 talks of persons of Indian origin जो ऑलरेडी इंडियन थे, already existent here in India, right? तो कमेंसमेंट के टाइम पे व्हाट डिड आई से, कौन लोग थे? एक वो जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, एक वो जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, और एक वो जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे थे, है ना? अब इंडियन सिटीजनशिप किसको चाहिए? वो जो पाकिस्तान से इंडिया आए हुए हैं, वो जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे बट अभी इंडिया आए हुए हैं, और वो जो इंडिया में रह रहे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है? अब इंडिया में रह रहे हैं एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका क्या मतलब है? टुडे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वी से उनको जो कनाडा में रह रहा है, जो यूएस में भी रह रहा है, पता नहीं कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी है ना, बहुत सारे हैं। तो वो लोग भी तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बट वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट तभी जब कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तब थे क्या यहाँ पे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि जो लोग होंगे वो तो तब तक मर चुके होंगे, राइट? अभी उनके नेक्स्ट जनरेशंस जरूर वहां पे होंगी। तो इन सारे लोगों के बारे में यहाँ पे बात होती है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन में, जो लोग बाहर रह रहे बट ओरिजिनली इंडियन है। ओरिजिनली मतलब इनके पेरेंट्स इंडियन होंगे, ये लोग खुद, अगर मान लो कुछ समय पहले की बात करते हैं, अगर उसी जनरेशन की बात कर रहे तो ये लोग यहीं पे ऑलरेडी रह रहे होंगे, बाद में फिर बाहर कहीं चले गए होंगे। ठीक है? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, आर्टिकल 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? एशली, अतनुदास, सौरभ, मनीषा, नाबायान, सुरभि, सुशांतो, अच्युत, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Then Article 9. Article 9 talks of termination of the citizenship. इसमें टर्मिनेट कैसे होगा? ऑटोमेटिक टर्मिनेशन या तो हो जाएगा कभी अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर ली है तो ऑटोमेटिक आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। ओके? या फिर अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो देयर आर अदर modes by which you can lose your citizenship, by renunciation और deprivation। गवर्नमेंट आपसे आपकी छीन ले, और अगर आप अपनी सिटीजनशिप त्याग दे, रेनंशिएट कर दे, तो फिर आपके बच्चों की भी, आपके आने वाली जनरेशंस की भी अपने आप चली जाती है। So termination is talked about in Article 9. ठीक है? Then Article 10 बात करता है
about the continuance of the rights of citizenship. And it also says that the parliament shall have the power to make any provision with respect to acquire or terminate your citizenship. And unless a law is passed by the parliament, आपकी citizenship will go on continue. ठीक है? Continuance of the rights of citizenship by law, unless parliament has made such a law that takes away or terminate your citizenship. Now article 11 talks of parliament का ये वाला power to make a law, to govern citizenship. We shall say it regulation of rights of citizenship. पार्लियामेंट के पास हर वो पावर होगा to regulate your citizenship, to regulate the rights concerning your citizenship. तभी you get to see कि हमारे पास 2019 में अभी एक नया लॉ आया है with respect to citizenship, right? Citizenship Amendment Act, CAA, है ना? So this CAA 2019 का पावर कहाँ से डिराइव होता है? आर्टिकल 11 से, that the parliament shall have power to make any provision with respect to acquisition and termination of citizenship and all the other matters relating to the rights that the citizens of India enjoy with respect to their citizenship. ठीक है? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है या shall we move forward? कोई प्रॉब्लम किसी को? Guys, any problem? सोते रहते हैं यार ये बच्चे, नहीं है मैम। और या फिर हमसे नाराज होते हैं, हमने थोड़ा डांट क्या दिया तो अब हमसे बात नहीं करनी। अरे Is ऐसा that नहीं है so? मैम, डांट तो जरूरी है मैम, वो आई नीडेड दैट। You did? You needed it? Okay. ठीक है। Okay. हेलो Uh, मैम। हाँ। Who is that? मैम Sorry. आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7 में जो सिटीजनशिप एक्वायर करने का तरीका था क्या उसमें शायद 6 मंथ्स का रेसिडेंट होना चाहिए था। क्या आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 एंड 7 व्हाट शुड आई से हिंदी में बोल सकते हैं आप। है मैम became a citizen of India according to article 6 and 7 she or he had to be resident in India for 6 months at least like नहीं, वो अभी हम लोग बात करेंगे। ये ना जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं 6 एंड 7, इसमें सिर्फ इतना बताया है, मतलब दर्शाया है कि किन लोगों को ये डील करता है।
6 Yes, ma'am. deals with those who have been Migrated residing, to India. nahi, who have been residing in Pakistan, हाँ, and Yes. migrated to India, Migrated right, to right. India. Yes. And 7, बस इसकी बात करते हैं कि जो have been resided in India but migrated to Pakistan, लेकिन later again they came back to India and Yes, are ma'am. seeking citizenship. ठीक है, अभी सिर्फ इसकी बात आर्टिकल 6-7 में होती है। तो आप जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, वो आता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से। इसमें डिटेल्ड प्रोविजंस दिए हुए हैं कि क्या होगा, कौन सी डेट हम लोग फिक्स करेंगे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे सिटीजनशिप देने के लिए, कौन सी डेट हम निर्धारित करें, कौन सी डेट या कितना समय उनको वहां पे पाकिस्तान में वो कितना टाइम रहे थे, एंड देन वो कब आए, फिर कौन सी डेट होगी, उनका सारा जो डिटेल्स है, all of these details are provided into this act and not the constitution itself. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक so है। that's what we are going to study now about this citizenship act 1955. Okay, this provides for acquisition and loss of citizenship after the commencement of constitution. क्योंकि जिस दिन कमेंसमेंट हुआ तब से लागू हो गया था व्हाट आर्टिकल, व्हाट डिड आई टेल यू, 5, आर्टिकल 5 हमने Article 5, 5. हाँ, Yeah. आर्टिकल 5 लागू हो गया तो वो अभी डील करेंगे कि जब कमेंसमेंट हुआ उसके बाद से सिटीजनशिप का कैसे क्या रेगुलेशन होना है, कौन कौन लोग क्या क्या, एवरीथिंग गिवन हियर इन आर्टिकल 5। बट इसका सारा जो डिटेल्स है जो हमने 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 में देखा, इन सारे आर्टिकल्स को डिटेल्ड में सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील करता है। ऑल्सो यू शुड नो, इस 1955 के बाद मतलब इसको अमेंड करके 86, 92, 2003, 5 एंड रिसेंटली 19 हम लोग सिटीजनशिप को रेगुलेट करते चले आ रहे हैं। 5 times this act had been amended. Okay, the recent one being CAA 2019. तो अभी देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में पहले एक्विजिशन के बारे में क्या बात की है, एंड लेटर वी शैल लुक एट लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में क्या बात की है। ठीक है, नाउ एक्विजिशन, इट सेज ये सारे तरीके हो सकते हैं, 5 ways by which you can acquire an Indian citizenship। अभी एक एक को थोड़ा सा एक बार बस ध्यान से समझ लो, याद नहीं रहेगा तो चलेगा, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट जस्ट टू बिल्ड अप एन अंडरस्टैंडिंग एक बार ध्यान से समझ लो। इसके बाद जब whenever you will go to revise and read it again from लक्ष्मीकांत और from whatever source you refer to, अगर रट्टा नहीं मारोगे, याद नहीं करोगे तो चलेगा, I won't trouble you for that। ठीक है, now firstly by birth, when I studied it like this on a timeline। हमको पता है 50 के बाद की ही बात हो रही है क्योंकि आर्टिकल 5 खुद ही बोल रहा है कमेंसमेंट वाला दिन है ना, कमेंसमेंट वाले दिन के बाद से बात हो रही है। हमने बना लिया भाई यहाँ के बाद कौन है जिसको सिटीजनशिप मिल रही है नहीं मिल रही है, हम उस हिसाब से देखेंगे। फिर हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं 87 पे, यहाँ दोबारा से रुकेंगे 2004 पे, एंड ये अभी तक प्रेजेंट। ठीक है,
1950 से 87 तक आपके पेरेंट्स की नेशनैलिटी चाहे जो रही हो, इफ यू वर बॉर्न, हम बर्थ की बात कर रहे हैं, इफ यू वर बॉर्न यहाँ पे इंडिया में इस टाइम के दौरान में, यू आर अ सिटीजन। ठीक है, पेरेंट्स चाहे जहां बॉर्न हुए हो, चाहे जो नेशनैलिटी के हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे बॉर्न हुए 50 से 87 के बीच, आप यहाँ के सिटीजन हैं। एंड टू बी स्पेसिफिक, 50 का आपको डेट पता है, 26 जनवरी। यहाँ पे 1 जुलाई 87 का डेट दिया गया था। यू माइट नॉट वांट टू लर्न ऑल ऑफ दिस डेट्स, ये वाला तो आपको पता ही होगा, ये वाला नहीं याद रहेगा तो चलेगा, लीव इट, जस्ट टू हैव अ ब्रॉडर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये देखना कि 87 तक अगर मैं यहाँ पे बॉर्न कर रही हूँ, चाहे मेरे पेरेंट्स की जो नेशनैलिटी हो, मैं हूं यहाँ पे सिटीजन, राइट, बाय बर्थ, सिटीजन बाय बर्थ। ठीक है, वी आर टॉकिंग ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। 87 के बाद से, 1 जुलाई 87 के बाद से 2004 तक, एंड द डेट इज 3rd December, अगर आइदर पेरेंट, कोई भी मेरा यहाँ पे बॉर्न हुआ है, बॉर्न अगेन, ओ सॉरी, आइदर पेरेंट अगर मेरा सिटीजन रहा है यहाँ पे इंडिया में, तो मैं यहाँ पे बाय बर्थ सिटीजन बन जाऊंगा। इफ आइदर ऑफ माय पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया 87 से 2004 के बीच, कोई एक पेरेंट अगर सिटीजन है, तो आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ऑफ कोर्स इफ यू आर बोर्न हियर। ठीक है, एंड इसके बाद 2004 3rd December के बाद, अगर both of your parents have to be an Indian citizen in order for you to be a citizen of India by birth, और इन दोनों पेरेंट्स में से कोई पेरेंट ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो इलीगल माइग्रेंट हो। जब आप बॉर्न कर रहे हो इंडिया में, उस टाइम पे आपका कोई एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट ना हो और दोनों पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाते हैं बाय बर्थ। ठीक है, गॉट इट, आइडिया क्लियर है? यस मैम। अभी यहाँ पे याद रखने की, समझने की बात बस ये है कि अगर फॉरेन डिप्लोमेट कोई है, इंडिया में पोस्टेड होता है, और उसका यहाँ पे बेबी बॉर्न होता है, तो क्या वो भी सिटीजन बाय बर्थ होगा? नो मैम। राइट, वो सिटीजन नहीं बन सकता इंडिया का अनलेस दैट पर्सन एक्वायर्स एन इंडियन सिटीजनशिप। बाय बर्थ वो सिटीजन नहीं होगा, बिकॉज उसका जो भी पेरेंट, मदर या फादर जो फॉरेन डिप्लोमेट है, दे आर जस्ट पोस्टेड इन इंडिया एंड नॉट एन इंडियन सिटीजन। यहाँ पे क्या है, आपका आइदर पेरेंट सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बोथ पेरेंट सिटीजन होना चाहिए, है ना। और ये तो पहले का टाइमलाइन हो गया, इधर 87 से पहले का, जहाँ पे आपका पेरेंट का सिटीजनशिप नहीं देखी जा रही थी। बट 87 के बाद में तो आप देख रहे हैं ना पेरेंट का सिटीजनशिप, एंड अगर पेरेंट सिटीजन है, यहाँ पे बोथ पेरेंट सिटीजन है ना। बट ये तो फॉरेन डिप्लोमेट ओनली पोस्टेड है भाई, ये सिटीजन थोड़ी है। तो आप 87 के बाद से देखोगे पेरेंट का सिटीजनशिप, तो आपको फॉरेन डिप्लोमेट फादर या फॉरेन डिप्लोमेट मदर जो है, अगर वो सिटीजन है ही नहीं है, तो फिर आपका बर्थ चाहे हुआ हो
आपको तो मिल ही नहीं सकता सिटीजनशिप ना, क्योंकि आपका पेरेंट सिटीजन नहीं है, राइट? It is so simple, so easy to understand. Just that I could not understand कि क्यों ये लक्ष्मीकांत में चीज अलग से दी गई है, एंड क्योंकि वो दी गई है हमको आपको बताना जरूरी हो गया है. बट ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस की बात है कि जब हम 87 के आगे पेरेंट का सिटीजनशिप देख रहे हैं तो भाई फॉरेन डिप्लोमेट पेरेंट तो है ही नहीं, वो तो पोस्टेड है. जब मेरा पेरेंट ही नहीं है तो मैं अगर चाहे बॉर्न भी कर जाऊँ मैं कैसे बन जाऊंगा सिटीजन बाय बर्थ, है ना? इट इज एज सिंपल. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है गाइज? यहाँ पे बाय बर्थ इज फिनिश्ड, इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है. बाय बर्थ समझ में आया? Shall I erase this? Shall I move ahead? Who's that? कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ बोलेगा? बड़े नॉन पार्टिसिपेटिव लोग हो यार. ठीक है, I'll now move on. Okay. Now, next is by descent. Descent का मीनिंग है कि आप भले बाहर बॉर्न हुए हो बट आपका डिसेंडेंसी यहां से रही है इंडिया से, इसलिए आप सिटीजन बन सकते हैं. एंड हाउ डज दैट गो? अगेन टाइमलाइन 1950, 1992, 2004 to present. If here your father was a citizen of India, टेंथ ऑफ दिसंबर 1992 तक इस बीच अगर आप बाहर बॉर्न हुए हो आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया अगर आपका बर्थ हुआ है लेकिन आपका फादर इधर सिटीजन है इस टाइमलाइन में, तो यू कैन एक्वायर एन इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट. डिसेंट मतलब योर डिसेंडेंट, मतलब आपके फोर फादर्स सिटीजन रहे हैं. फोर फादर्स डिसेंडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे इतना दूर न जाके डायरेक्ट आपके इमीडिएट फोर फादर मतलब आपके फादर की बात की गई है. अगर आपके फादर सिटीजन रहते हैं तो आप बाय डिसेंट सिटीजनशिप के हकदार है, आप पा सकते हैं. ठीक है. 1992 December 10th से 2004 December 3 तक अगर आइदर चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, आपका आइदर पेरेंट अगर सिटीजन ऑफ इंडिया रहा है एंड यू वर बोर्न आउटसाइड इंडिया, आप कहीं और बर्थ लेते हैं बट आइदर ऑफ योर पेरेंट चाहे मम्मी चाहे पापा यहाँ पे इस टाइमलाइन पे 92 से 2004 के बीच अगर इंडियन सिटीजनशिप होल्ड कर रहे हैं तो यू आर अ सिटीजन बाय डिसेंट. आपके फोर फादर्स, फोर फादर का मतलब मदर भी होता है, यू अंडरस्टैंड दैट राइट? मतलब फीमेल्स भी होता है, ग्रैंड मदर भी होता है, राइट? इतना तो समझते हैं ना आप लोग? यस. Yes, ma'am. हाँ, तो आपका आइदर पेरेंट अगर रहा होगा सिटीजन ऑफ इंडिया 2004 तक, 1992 से 2004 तक, और चाहे आप बाहर बर्थ ले चुके हो तो भी आप इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट सिटीजनशिप आपको मिल जाएगा. ठीक है. सिटीजनशिप बाय डिसेंट के लिए आप पात्र है. नाउ 2004 के बाद, 3rd of December 2004 के बाद
आपको 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट। और अगर ये 1 साल बीत जाता है आपकी बर्थ के बाद, तो यू कैन गेट अ परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया so that you can register for acquiring Indian citizenship by descent. समझा? आप बाहर बर्थ ले चुके हैं, आपको 1 साल के अंदर वहां पे जहां पे आपने बर्थ लिया है वहीं पे अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना, उस प्रकार। कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? इंडियन कंसूल के पास। हर देश में हमारे यहाँ से कंसूल्स होते हैं, जहाँ पे कंसूल्स बैठते हैं उसको कॉन्सुलेट कहा जाता है। तो हर देश में इंडियन कॉन्सुलेट होता है। कॉन्सुलेट बिल्डिंग में जाना है आपके पेरेंट्स ने, आपका बर्थ रजिस्टर करवाना है 1 साल के भीतर। अगर उससे ज्यादा लेट हो जाए तो फिर आपके पेरेंट्स या आप बाद में बड़े हो जाएंगे तब सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, and thus you can acquire an Indian citizenship by descent. Clear? Clear, ma'am. Now, Indian citizenship का acquisition कैसे होता है? By registration. It's so simple. The central government आपका एप्लीकेशन चेक करेगी। I mean, first you apply. Then the central government on application would register you as a citizen. अगर आप सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं, एंड ऑफ कोर्स क्राइटेरिया होंगे ये आपको पता है, अगर ये आप फुलफिल करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखने की बात ये है दैट यू टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस। ये दोनों चीजें हो जाती है तो यू कैन गेट अ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया सिंपल है, आपने अप्लाई करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा आप सर्टेन कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, वो आपको रजिस्टर कर देगा। बट गिवन आप एक ओथ ऑफ एलिजेंस लेंगे। यहाँ पे ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली। कहीं एमसीक्यूज में फंस ना जाना, आपको ओथ ऑफ एलिजेंस लेना होगा। ठीक है? नाउ हियर, क्योंकि हमने आपको बताया था आर्टिकल 8 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट, Yes, ma'am. वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं। प्रोसीजर वुड रिमेन एग्जैक्टली द सेम, बट इनको क्या है ना कि एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है कि इनको ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया होना पड़ता है 7 इयर्स के लिए। प्लस ये पीआईओ जो है, दे शैल नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान का कोई भी टेरिटरी। जो ईस्ट पाकिस्तान था पहले, बांग्लादेश, एंड वेस्ट पाकिस्तान, दैट इज पाकिस्तान, इनको बस बिलोंग ना करे।
ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो 7 सालों के लिए। ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब गिवन ईयर्स ऑफ गिवन टाइमलाइन, कोई भी आगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 11 इयर्स, फिर अभी इसको 2019 में घटा करके 5 इयर्स कर दिया गया है। यू शुड नो दिस। एक ऐसे साल का टाइमलाइन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल से 15 इयर्स है, हम बोलेंगे यू शुड बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 15 इयर्स। तो इसमें कुछ एक ऐसे क्राइटेरिया होगा जहां पे हम चाहेंगे कि एटलीस्ट आप इतना इतना साल तो रेजिडेंट हो, बीच बीच में आप बाहर जाओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 15 सालों में से इतना इतना साल, वट एवर, लाइक 3 इयर्स 5 इयर्स, वट एवर आई वुड से 8 इयर्स मान लो हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप अगर 15 में से यहाँ पे 3 साल है, फिर यहाँ पे 5 साल रह रहे हैं, तो हो गया 15 में से 8 इयर्स ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 7 इयर्स, ओके। ओनली देन आर यू एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, ओके। दिस क्राइटेरियाज एक्चुअली आर नो मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे पास ये वाला एक्ट अभी नया आया है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश के ऑफ कोर्स सीएए में भी इनका जिक्र होता है। वी शैल लुक हियर इनटू इट अगेन। 7 इयर्स ऑर्डिनरी रेजिडेंट का भी यहाँ पे फिर से जिक्र होता है सीएए में। वी शैल लुक इनटू दैट, ओके। कोई प्रॉब्लम? No. बाय नेचुरलाइजेशन, अगर आपको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन चाहिए तो क्या होती है प्रोसीजर? अगेन सेम, एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इट may grant a certificate of naturalization. If you possess certain qualifications, certain conditions, and if you are resident in India for 11 years in past 14 years, जैसे जैसे हमने ये वाली चीज अभी समझाई, ये वही बात है। ये मान लो ये पूरा 14 साल है, इसमें से आपको यहाँ पे 11 इयर्स रहना है। ये जो बीच का समय है यहाँ पे आप बाहर रह सकते हैं, बट ये 5 इयर्स एंड दिस 6 इयर्स, लाइक पूरा जो भी कट कट के जितना मिला मिला के क्यूमुलेटिवली आपको 11 इयर्स रहना पड़ेगा। 14 में से क्यूमुलेटिवली 11, इसको क्यूमुलेटिव समझ सकते हैं। क्यूमुलेटिव यू अंडरस्टैंड राइट? क्यूमुलेटिव का मतलब समझ आता है ना? Okay, if you don't, I'll tell you. For example, if I say I studied for 5 minutes cumulatively. Cumulatively, I studied for 5 minutes. What does that mean? कि एक टाइमलाइन थी 10 मिनट्स की। इन 10 मिनट्स में हमने यहाँ पे 2 मिनट पढ़ाई किया था, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, देन अगेन 1 मिनट पढ़ाई किया था, फिर हमने ब्रेक किया था, एंड फिर से हमने यहाँ पे 2 मिनट पढ़ाई किया था। तो दिस 2 + 1 + 2 इज क्यूमुलेटिव 5 मिनट्स, ठीक है। हमने 10 मिनट्स में क्यूमुलेटिवली 5 मिनट्स पढ़ाई किया, अंडरस्टैंड? उसी तरह से यहाँ पे इफ दे आर सेइंग कि 11 इयर्स आपको यहाँ पे रेजिडेंट होना पड़ेगा इन 14 इयर्स, इट मीन्स आपको क्यूमुलेटिवली 14 में से 11 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा in order for you to acquire a certificate of naturalization, to acquire citizenship by naturalization. Got it? Yes, ma'am. Okay. Then
citizenship by incorporation of territory. This is so easy, so simple. हमने पहले भी बताया था जब हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ रहे थे कि सॉवरेनिटी है इंडिया के पास, वो अपनी टेरिटरी का पार्ट सीड कर सकती है, किसी और टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है ना। तो मान लो कि किसी टेरिटरी को इंडिया ने एक्वायर किया, अभी उसके सिटीजन्स का क्या होगा, कब से होगा? उसके सिटीजन्स भी ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो टेरिटरी अगर इंडियन होती है तो उसमें रहने वाले लोग भी तो इंडियंस ही होंगे ना। बट ये इंडियंस है, मतलब इनकी सिटीजनशिप इंडियन हो गई, ये कब से होगा? फ्रॉम द डेट, जिस डेट पे ये टेरिटरी इंडियन टेरिटरी बन गई, ऐसा होता है। जब इंडिया ने एक्वायर कर लिया इनका टेरिटरी को और वो इंडियन टेरिटरी हो गई, तो इसके जो सिटीजन्स होंगे वो उस दिन से इंडियन सिटीजन्स हो जाएंगे क्या? नहीं, वो उस डेट से इंडियन सिटीजन होंगे जो डेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। These persons become Indians. They acquire Indian citizenship from the date which the government notifies. Notified date के हिसाब से उस फॉरेन टेरिटरी के इंडिया का पार्ट बनने के बाद उस फॉरेन टेरिटरी के लोग इंडियन सिटीजन बनेंगे नोटिफाइड डेट से। ओके, आई होप यू गेट इट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम याद रखना, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। मॉक एमसीक्यूज में, पता नहीं रियल एग्जाम में कब पूछ लिया जाए। नोटिफाइड डेट से, ना कि उस डेट से जिस डेट पे ये टेरिटरी इंडियन टेरिटरी बनी है, ना कि उस डेट से जिस डेट पे इंडिया ने उस टेरिटरी को एक्वायर किया है, बल्कि उस डेट से जो डेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ठीक है मैम, ये कैसे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी? मतलब मुझे थोड़ा सा जानना है। नोटिफिकेशन निकाल के। नहीं, ये तो पता है, मतलब अगर किसी कोई टेरिटरी हम अक्वायर करते हैं, लेट्स से मतलब इस साल करते हैं, तो ये कब नोटिफाई करेगी? ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यस, ओके, so usually they will notify it from 2024 itself, right? डिपेंड्स, अगर नेपाल का कोई पार्ट कर रही है तो वी हैव ग्रेट रिलेशंस विद नेपाल, तो ऐसा डर नहीं होता है कि कुछ हो जाए, यू नो, मतलब इनसिक्योरिटी नहीं होती है। तो शायद अगले साल से या आज डेट बता देगी कि जिन लोगों को इधर आना है उधर जाना है, कर लो, चले जाओ, एंड देन जितना टेरिटरी में जो लोग It रहेंगे। depends on the relation. Yes, of course. It all depends Okay. on the government, the parliament, Okay. who would bring out such notification. Okay. ठीक है, और फिर सीधी बात है कि वो किस बात पे डिपेंड करता है, उनके रिलेशंस पे। अगर इनसिक्योरिटी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के चक्कर अगर कुछ होता है, जैसे चाइना हमारे यहाँ अरुणाचल में आया, अगर हम चाहते हैं कि चाइना का थोड़ा सा पार्ट जो अरुणाचल से आगे बढ़ के होता है हम उसको एक्वायर कर ले, हम चाहेंगे भाई आज के आज रातों रात नोटिफाई कर दो, यहाँ पे जो लोग हैं सारे हमारे हैं, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी, है ना। Yes, ma'am. Okay. So now सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ही लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है इसके बारे में भी बात की गई है, और वो कहते हैं कि आपका सिटीजनशिप तब जाएगा व्हेन यू रिनंशिएट इट। रिनंशिएट मतलब त्यागना। So any citizen
any Indian citizen can make a declaration कि मेरे को आज से आपका सिटीजनशिप नहीं चाहिए, और जैसे ही इस डिक्लेरेशन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वैसे ही ये व्यक्ति will cease to be a citizen of India. He'll cease his citizenship. ठीक है? And also then the minor child of this person loses his or her citizenship. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अगर पेरेंट ही नहीं है सिटीजन तो आपके सिटीजन होने की कोई गुंजाइश बचती है? देखा ना हमने? Yes, ma'am. कहाँ देखा था? हाँ, यहाँ पे मिटा दिया ये ना, बाय बर्थ बाय डिसेंट। वी सॉ कि अगर पेरेंट सिटीजन नहीं है तो इस बात का तो कोई तुक ही नहीं बनता कि हमारे को सिटीजनशिप मिलेगी, राइट? तो हम भी अपने सिटीजनशिप खो बैठेंगे अगर हमारे पेरेंट ने डिक्लेयर करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है टू रिनंशिएट हिज सिटीजनशिप और उसकी सिटीजनशिप सीज हो गई है, चली गई है, तो हम भी सिटीजन नहीं रहेंगे वहां पे। अगर हम फिर चाहते हैं इंडियन सिटीजनशिप पाना तो व्हेन आई टर्न एन एज हैविंग फुल कैपेसिटी, when I turn my full age, मतलब when I become an adult, when I become of full age and capacity, तब हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन के थ्रू या डिसेंट के थ्रू, डिसेंट तो होगा नहीं बिकॉज पेरेंट नहीं है तो कहाँ से डिसेंट होगा, अगर फिर भी वी नो दैट आइदर पेरेंट चलेगा अगर डिसेंट के लिए कंसिडर करना है तो, है ना? तो हम बाय डिसेंट ले सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इफ ऑफ कोर्स वन ऑफ माय पेरेंट अगर रहता है तो बाय डिसेंट हमारे को सिटीजनशिप मिल जाएगी, एंड अदरवाइज बाय रजिस्ट्रेशन तो एनी टाइम। ठीक है? देन बाय टर्मिनेशन, when an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है किसी और कंट्री का सिटीजनशिप तो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। अब वॉलेंटरी का क्या मतलब है यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बोला अगर वॉलेंटरीली दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है, वॉलेंटरीली मतलब नॉट अंडर एनी प्रेशर और अंडर एनी अनडू स्ट्रेस, जिसको टूरेस भी बोलते हैं, और अंडर एनी अनडू इन्फ्लुएंस और कंपल्शन। जैसे फॉर एग्जांपल वॉर वगैरह के टाइम पे आपको जबरदस्ती पकड़ लिया जाए और बोला जाए कि आप हमारी सिटीजनशिप एक्सेप्ट करो ही वरना आपको मार देंगे, तब आपको करना पड़ेगा। और तब अगर आपने वहां की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। लेकिन आप तो कभी चाहते ही नहीं थे इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ना, वो तो आपको अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस करवा दिया गया है, अंडर कंप्रेशन करवा दिया गया है ना? तो व्हेन यू कुड प्रूव दिस तो आपकी सिटीजनशिप फिर से रिस्टोर भी हो सकती है। ओके? Yes, ma'am. बाय डेप्रिवेशन, loss of citizenship when the central government deprives you of your citizenship. And how can it do that?
अगर आपका सिटीजनशिप किसी फ्रॉड तरीके से एक्वायर किया गया है, और इफ यू शो डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर आपने वॉर के वक्त में कभी मान लो अनलॉफुली ट्रेडेड विद द एनिमी, कोई उसको खबर वगैरह पहुंचाना है या कुछ भी इस प्रकार का आप वॉर के टाइम में अगर एनिमी के साथ कर रहे हैं, तब आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ योर सिटीजनशिप। या फिर अगर आपको जब सिटीजनशिप मिली, मान लो आपने डिसेंट से या फिर रजिस्ट्रेशन से एक्वायर की, उसके 5 साल के भीतर अगर आप कोई ऐसा क्राइम कर लो जिसके लिए आपको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो जाए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगी यार ये तो बेकार व्यक्ति है, इसको हमारे को इंडियन सिटीजन नहीं रखना, तब आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, आपको अपनी सिटीजनशिप से डिप्राइव कर लिया जाएगा। क्योंकि यार 5 साल हुए अभी आपको सिटीजनशिप पाए हुए, और सिटीजनशिप पाने की बात नहीं है, बात है कि 5 साल के अंदर आपने इस तरह का कोई क्राइम किया कि आपको 2 साल की तो सजा ही हो गई। इस तरह का व्यक्ति एकदम इतना बेकार व्यक्ति है, हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारा सिटीजन हो, क्योंकि वो इंडिया पे एक दाग होगा, एक धब्बा होगा, वो इंडिया का नाम खराब कर रहा होगा, है ना? Yes, ma'am. And also, if you are ordinarily resident out of India for 7 साल से भाई बाहर रह रहे हो, क्यों चाहिए आपको इंडियन सिटीजनशिप? 7 साल हो गए आपको बाहर रहते हो, तो you can deprive you of your citizenship। तभी आप देखते होंगे जो NRIs है, इतना ऐसा लंबा लंबा टाइम नहीं होता जब वो आए ही ना यहाँ पे, या किसी प्रकार के कोई रिश्ते, कोई रिलेशंस नहीं रखे इंडिया से। दे हैव एटलीस्ट सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप सो दैट they are never deprived of their citizenship by the central government and they remain Indian citizens, है ना? Yes, ma'am. ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप, एंड बाय आपका लॉस कैसे हो सकता है? बाय रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन। किसी को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, टर्मिना, बताइए गाइस। Nothing? Now, I want you to know that हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप का एक बहुत ही बढ़िया क्राइटेरिया है, which is सिंगल सिटीजनशिप। ये सिर्फ इंडिया की एक ही सिटीजनशिप होती है, दैट वी आर एन इंडियन सिटीजन। यूएस में, स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे होता है डबल सिटीजनशिप। डबल मतलब यहाँ पे यू आर अ सिटीजन ऑफ USA plus you are a citizen of Massachusetts. This is the place where I am right now. तो ये स्टेट हमको पता है। मैसेच्यूसेट्स का सिटीजनशिप एक है और यूएस का सिटीजन होना एक अलग बात है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड डबल सिटीजनशिप। सिमिलर गोज फॉर स्विट्जरलैंड। आप एक स्विस सिटीजन होते हैं
और आपका एक जो भी स्टेट होगा, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ स्टेट देयर इन स्विट्जरलैंड, वो जो भी होता होगा उसका आप एक अलग और एक मतलब दो डबल सिटीजनशिप होल्ड कर रहे होते हैं. We don't have that kind of a citizenship. We have a single Indian citizenship. And this despite we having a federal political structure. Federal political structure मतलब Means union and states. हाँ, सेंटर होता है, स्टेट होता है, नीचे लोकल गवर्नमेंट होता है. तो फिर भी सेंटर स्टेट हमारे पास भी है, जैसे यहाँ पे ये सेंटर हुआ, ये स्टेट हुआ, लेकिन हमारे पास में दो सिटीजनशिप नहीं होती, हमारे पास एक सिंगल सिटीजनशिप होती है, इंडियन सिटीजनशिप. And it owes its allegiance only to the यहाँ पे यूनियन लेवल पे, सेंटर लेवल. ऐसे क्यों? It is essentially because in India, all citizens, irrespective of the state in which they are born or they reside in whichever state, all of them enjoy the same political and civil rights. है ना? Same political civil rights है हमारे पास all over the country. There is no discrimination. यहाँ पे क्या है ना, यूएस का एक अपना लॉ होता है और मैसेच्यूसेट्स का एक अपना लॉ भी होता है. यहाँ पे कोर्ट्स भी अलग होते हैं. हायरार्की ऑफ कोर्ट्स मैसेच्यूसेट्स में अलग है एंड देन यू हैव इसका अलग, हर स्टेट का. इट्स नॉट ओनली मैसेच्यूसेट्स, बहुत सारे और भी है, सारे का सबका अपना अपना अलग होता है एंड देन अगेन यहाँ पे एक होता है. बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग हियर. We enjoy the same political and civil rights all throughout the country. ठीक है? Yes, ma'am. और इसी प्रकार का जो सिंगल सिटीजनशिप है ना, we get to see this in Canada as well. इंडिया की तरह सिंगल सिटीजनशिप. This is essentially to promote what? Can somebody give me the word I'm looking for? It is from the preamble. Exactly. ये आपका फ्रेटर्निटी प्रमोट करेगा, ये आपका यूनिटी प्रमोट करेगा. Both of these words you see in preamble, right? And अगर ये दोनों बिल्ड होते हैं, you can have an integrated union of India, है ना? सो सिंगल सिटीजनशिप का आई होप आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा. Yes, ma'am. Now, lastly, ये CAA 2019 का, all of you might know कि इसमें illegal migrants का definition दिया गया है and this act prohibits such illegal migrants from acquiring Indian citizenship. तो क्या है ये illegal migrant? जिस जो definition दिया गया है इसमें, what is this? It's a foreigner
who enters India without a valid passport, जिसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है या वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, and who stays in India beyond a permitted time. एक टाइम लिमिट निर्धारित की जाती है for every country. You might know that, right? It's mentioned in the visa. अभी हमारा वीजा है यहाँ पे, I can stay एक दिसंबर तक. So डेट्स भी एग्जैक्ट डेट्स दी जाती है कि हमारे को 23 दिसंबर से पहले पहले इंडिया लौट जाना है. अगर हम अपना काम निपटा के 23 ऑफ दिसंबर से पहले नहीं लौटते हैं, हमको यहाँ की पुलिस उठा के ले जाएगी. Since I am a foreigner here, है ना? So I have a time limit. Beyond this time limit, if I stay, I will be considered a illegal migrant. और ये चीज illegal migrant की definition में CAA 2019 में दी गई है. If you don't have valid travel documents, valid passport, and you stay beyond the permitted time. ठीक है? Then कुछ 6 लोगों के लिए that are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians. इन लोगों के लिए the government has relaxed some criteria with respect to migration. इस एक्ट में it says कि ये 6 लोग जो है from अफगान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इन तीनों को छोड़ के अगर कहीं से हो, they are free to migrate to India. बट अगर ये 6 लोग हैं, इन 6 रिलीजन्स को बिलोंग करने वाले लोग फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश who entered India 2014 में, and the date given is December 31st 2014 का आखिरी दिन. This shall not be treated as illegal migrants. अगर आप अफगान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं और अगर आप हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन हैं और अगर आप दिसंबर 31st 2014 को या उससे पहले माइग्रेट कर गए, यू आर नॉट एन इलीगल माइग्रेंट. इन लोगों के लिए ये रिलैक्सेशन यहाँ पे है कि यू आर नॉट एन इलीगल माइग्रेंट. ठीक है? एंड हमने देखा था एक्ट में, ओरिजिनल एक्ट में 1955 वाला, कि 11 इयर्स का रिक्वायरमेंट है. आउट ऑफ 14 इयर्स आपको रहना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया. इसको रिड्यूस करके बोल दिया है 5 इयर्स. अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इन कंट्रीज से है, और अगर आप 5 इयर्स यहाँ पे रह जाते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है. बाय, where did I say? Where was this criteria? by naturalization. Right. आपको सिटीजनशिप मिल सकती है बाय नेचुरलाइजेशन.
तो इन लोगों के लिए ये क्राइटेरिया इज रिलैक्स्ड हियर इन दिस 2019 CA. Okay, but these relaxations would not apply to 6th शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज. कौन कौन से हैं? 80 mm. 6th schedule tribal areas you might know: Assam, Meghalaya, Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram. Yes, ma'am. And this would also not apply to the inner line areas. Inner line permit कौन से areas के लिए लगता है? कौन से areas के लिए लगता है? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले आई थी. Do you know about it? Bengal Eastern Frontier Regulation 1873. केशवानंद भारती के 100 साल पहले. This was in 1873 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ले आई थी for prohibiting outsiders to the tea plantation areas. टी प्लांटेशन कहां पर हो रहा था ब्रिटिश के टाइम में? नॉर्थ ईस्ट, आसाम एंड Darjeeling. Darjeeling is in Bengal. Yeah. Do you want to say Bengal? No, no, no. No? Okay. Let me tell you. It is आसाम जो आपने बोला ठीक है, सही बात है, बट इट इज नॉट इन द इनर लाइन परमिट क्योंकि ये 6th शेड्यूल में ऑलरेडी है ना. आसाम इज देयर इन द 6th शेड्यूल. Yes. तो इनर लाइन परमिट के एरियाज है, मतलब इनर लाइन एरियाज है जो बंगाल रेगुलेशन 1873 के अंडर में आते हैं. I have learnt it this way. Namami Aruna. Namami is, you understand, right? Namami, like bowing down, नमन करना किसी को. Namami Aruna, Nagaland, Manipur, Mizoram and Arunachal. These are the inner line permit areas जहाँ पे आपको जाने के लिए आज भी परमिट लगता है. You cannot, if you are an outsider, like for example me, I cannot enter these states के कुछ regions जहाँ पे वो स्पेसिफिकली मतलब स्पेसिफाइड शेड्यूल एरियाज है या इनर लाइन एरियाज है, हमको उसके लिए परमिट की जरूरत होती है. अगर हमारे पास ये इनर लाइन परमिट है तभी हम इन एरियाज में विजिट कर सकते हैं, इन सारे स्टेट्स के वो जो एरियाज डिफाइंड है, नोटिफाइड है, इनर लाइन एरियाज, तभी जब हमारे पास परमिट है. ठीक है, तो इस तरह के जो भी इनर लाइन एरियाज है, इन एरियाज में दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल. गॉट इट? Yes, ma'am. Then about the cancellation of registration of OCI. OCI is Overseas Citizen of India. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए 2019 कहता है कि आपका सिटीजनशिप, अगर आप ओसीआई है, ऑफ कोर्स अपना ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अगर है, तो उसको कैंसिल किया जा सकता है ऑन सर्टेन बेसिस. और वो बेसिस क्या है? एक तो समझ में आता है, चलो आपने फ्रॉड के थ्रू एक्वायर किया है अपना ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप आपने फ्रॉड से लिया है, तो उसको कैंसिल कर देंगे. दूसरा सेम क्राइटेरिया, अगर आप 2 साल के लिए इम्प्रिजन्ड होते हैं आउट ऑफ 5 years ओसीआई कार्ड पाने के बाद, तब कैंसिल कर देंगे.
तीसरा भी समझ में आता है कि अगर for the government it becomes necessary with respect to sovereignty and security of India कि आप खतरे हो इंडिया के लिए, तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी. बट ये फोर्थ प्रोविजन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी समझ में नहीं आता, जो कि कहता है कि आपने अगर एनी लॉ वायलेट किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका ओवरसीज सिटीजनशिप कैंसिल कर दे. एनी लॉ मतलब समझ में आता है कितना ब्रॉडर टर्म है. यू जंप अ ट्रैफिक सिग्नल, आपने लॉ ब्रेक किया, आपका ओसीआई कैंसिल. कैन यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी? बट एक चीज थोड़ी सी अच्छी इसमें कुछ तो समझ आ रही है हमको कि द ओसीआई is given an opportunity to be heard before simply cancelling his overseas citizenship by the government. एक बार भाई बोल लो क्या आपको बोलना है, एक बार उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं टू बी हर्ड. ठीक है, बट आई फील इट्स वेरी ग्रेव कि एनी लॉ ब्रेक करने पे आप सिटीजनशिप कैंसिल कर दोगे. ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो वेरी मच. आपको Thank you, ma'am. कुछ भी पूछना है, द सेशन गोज ओपन हियर. कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क. मैम लास्ट में जो बोला था कि मतलब ओसीआई जो कैंसिल हो सकता है, उसका मतलब इंडिया में आके इंडिया का कोई लॉ अगर ब्रेक करता है, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ हो, तब भी जा सकता है. They say any law. If you violate the provisions of this act per se, ये CAA 2019 का जो भी प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं, अगर आप उनमें से कुछ को ब्रेक करते हैं, और एनी अदर लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफाई किया होगा, इंडियन लॉ कोई भी होगा, हाँ. अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, हम आपका सिटीजनशिप कैंसिल कर देंगे. Okay. Any law as notified by the central government. And this is one of them. Central government ने इसको बनाया है CAA 2019 को. This included in any Indian law, right? Any law notified by the central government. ठीक है?